साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण पाठ आलोक धनवा और उनकी पतंग कविता से लिया है हमने। ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। हमें क्या करना है कि आलोक धनवा का पूरा परिचय पढ़ना है और आलोक धनवा का परिचय पढ़ने के बाद उसकी पतंग कविता को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न है, आलोक धनवा का जन्म किस स्थान पर हुआ? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो अपना जो इसमें जो उत्तर है वो है बिहार। आलोक धनवा का जन्म हुआ बिहार में और बिहार में जो जगह है वह मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोक धनवा का जन्म कब हुआ, कौन से वर्ष में हुआ? और इसके भी 4 विकल्प हैं, 1923, 1948, 1950, 1972। तो आलोक धनवा का जन्म 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? इसके 4 विकल्प हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, पतंग। तो आलोक धनवा की पहली कविता है जनता का आदमी। यह आलोक धनवा की पहली कविता। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और पतंग भी आलोक धनवा की ही कविताएं हैं, लेकिन वो पहली कविता नहीं है। इसके बाद है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह हमसे पूछा जा रहा है। इसमें विकल्प हैं, भागी हुई लड़कियां, दुनिया रोज बनती है, ब्रूनो की बेटियां, जनता का आदमी। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो है दुनिया रोज बनती है। यह आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। इसके बाद है, आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी जो है उसका प्रकाशन कब हुआ, कब प्रकाशित हुई वो? इसके विकल्प हैं 1970, 1971, 1972, 1973। तो ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में अगला देखेंगे, आलोक धनवा का काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? ये इसके 4 विकल्प हैं, 1995, 1996, 1997, 1998। तो 1998 में इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है प्रकाशित हुआ। अब है अगला प्रश्न, आलोक धनवा संबंधित हैं समकालीन कविता से, प्रगतिवादी काव्य से, छायावाद से, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिंतन धारा से। तो ये किससे संबंधित है? समकालीन कविता से। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोक धनवा ने किस स्थान पर अध्ययन मंडलियों का संचालन किया? और इसके जो 4 उत्तर हैं, हमारे 4 विकल्प हैं, लखनऊ, मुंगेर, कानपुर और जमशेदपुर। तो इन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन जमशेदपुर से किया। हालांकि मुंगेर जो जगह है, मुंगेर इसमें विकल्प है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोक धनवा की पतंग कविता उनके कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो आलोक धनवा की पतंग कविता जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो इनके कौन से काव्य संग्रह से? तो इनका एक ही संग्रह है और वो है दुनिया रोज बनती है। इसी से वो इस संग्रह का हिस्सा है वो। अगला प्रश्न देखेंगे, आरोह भाग 2 जो आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है, आरोह भाग 2 में संकलित पतंग कविता में इसके कौन से भाग को सम्मिलित किया गया? देखो, पतंग कविता एक लंबी कविता है और ये इसमें से हमारा जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो कौन सा भाग है, ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरे भाग को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के जाने की बात की है? तो तेज बौछारों के जाने के साथ ही जो विकल्प हैं 4, भादो, सावन, भादो, कार्तिक और फाल्गुन। तो तेज बौछारों के जाने के साथ ही भादो के महीने की जाने की बात की है। इसमें एक पंक्ति भी आती है, सबसे तेज बौछार गई भादो गया। इस तरह से तो ये क्या है, भादो उसका उत्तर रहेगा, यानी भाद्रपद। अगला प्रश्न देखेंगे, आँखों जैसा लाल सवेरा
पंक्ति में किसकी आंखों की बात की गई है? और 4 विकल्प हैं, कबूतर, खरगोश, तोता और बंदर। तो इसमें बात की गई है किसकी? खरगोश की आंखों की। इसमें पंक्ति भी चलती है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो खरगोश की आंखें हैं, इनकी बात की गई है। अगला देखेंगे, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु के आने की बात की गई है? और इसमें विकल्प है शरद, वसंत, वर्षा और हेमंत। तो पुलों को पार करते हुए आने की बात की गई है शरद ऋतु के। इसमें आता है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए। तो इसमें शरद ऋतु के आने की बात की गई है। अगला जो प्रश्न है, दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज़ उड़ सके। पंक्ति में दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज़ किसे कहा गया है? 4 विकल्प इसके, तितली, पतंग, आकाश और हवा। तो इसका जो उत्तर है वो है पतंग। हमें तितली नहीं लगेगा, इसमें लगता है कि तितली हो सकता है, लेकिन सबसे हल्की चीज़ यहाँ पर बाँस की सबसे हल्की कमानी उड़ सके, इस तरह से प्रश्न बनता है, इस तरह से पंक्ति आती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका पतंग। अगला है, तितलियों की नाजुक दुनिया। पंक्ति में तितली शब्द किसके लिए आया है? और इसमें वो विकल्प है तितली, पतंग, बाँस और सीटी। तो इसमें भी तितली शब्द जो है वो पतंग के लिए ही आया है, तितली के लिए नहीं आया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शरद आया पुलों को पार करते हुए। पंक्ति में शरद क्या चलाते हुए आता है? विकल्प है साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और जहाज। तो शरद क्या चलाते हुए आता है? साइकिल। से पंक्ति आती है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो साइकिल चलाते हुए वो आता है। मानवीकरण किया गया इसमें कविता में शरद ऋतु का। अगला है, जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। पंक्ति में किसकी बात की गई है? और कपास लाने की बात किनसे की? कौन है जो कपास लाते हैं जन्म से? साइकिल, पतंग, छत और बच्चों की। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो बच्चों की। बच्चे होते हैं जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो बहुत ही हल्के होते हैं और अपने शरीर को बैलेंस कर लेते हैं। अगला देखेंगे, दिशाओं को किसकी तरह बताने की बात कविता में की गई है? दिशाओं को किसकी तरह बताने की बात कविता में की गई है? इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग का गड़बड़ हुई है, बताने की नहीं होगी, बजाने की बात। दिशाओं को किसकी तरह बजाने की बात की गई है इस कविता में? बजाने की बात। तो बजाने की बात किसकी की गई है? मृदंग की तरह। इसमें 4 विकल्प थे, ढोलक, मृदंग, डमरू और सीटी। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बच्चों के लचीले वेग की तुलना किससे की गई है? बांस से, डाल से, नदी से और कमर से। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है डाल से। इसके बाद में अगला देखेंगे, आरोह भाग 2 में संकलित पतंग कविता की विधा कौन सी है? और इसका विकल्प है एक है, 4 विकल्प देखेंगे, कहानी, लंबी कविता, काव्य संग्रह, निबंध। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है लंबी कविता। मैं बात भी कर रहा था, इसके तीसरे भाग को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। पंक्ति के अनुसार पतंगों की धड़कती ऊंचाई बच्चों को किसके सहारे थाम लेती है? छत के सहारे, पतंग के सहारे, धागे के सहारे और पेड़ के सहारे। तो इसका जो उत्तर रहेगा हमारा धागे के सहारे। पंक्ति चलती है, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो उत्तर क्या है? धागे के सहारे। अगला प्रश्न देखेंगे, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। पंक्ति के अनुसार बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, रोमांचित शरीर का संगीत, पेड़ की डाल। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चे अपने ही शरीर के रोमांचित शरीर के संगीत से अपने आप को बचा लेते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, पतंग कविता में चमकीले विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पतंगों के लिए, शरद के लिए, इशारों के लिए, दुनिया के लिए। वैसे एक जगह साइकिल के लिए भी किया गया है, लेकिन साइकिल यहाँ पर विकल्प नहीं है और यहाँ पर ये उत्तर रहेगा इसका वो इशारों के लिए, कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इस तरह से एक पंक्ति इसमें आती है। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब क्या होता है? देखो, घर जाते हैं, निडर हो जाते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा निडर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने पतंग कविता के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बनाए और आपने इन प्रश्नों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।